नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में और आज हम राजवंशों की शुरुआत करते हैं। राजवंशों के क्वेश्चन जो है राजस्थान इतिहास के अंदर पूछे जाते हैं, उनमें से शिलालेख के क्वेश्चन में अनेक आते हैं, तो हम प्रयास करूंगा मैं शिलालेख को भी इन राजवंशों के साथ में कवर करवाने की। लेकिन फैक्ट को आप केवल फैक्ट की दृष्टि से मत पढ़िए, उसके अलावा उससे संबंधित कहानी जो है स्टोरी को याद रखिए। स्टोरी से आपको फैक्ट एक साथ याद रहेंगे। जिस प्रकार अलग अलग मोती को याद रखने से अच्छा है उनको एक माला के रूप में पिरो लिया जाए। तो इसीलिए आज हम इस राजस्थान के मेवाड़ राजवंश की शुरुआत करते हैं। एक ऐतिहासिक राजवंश मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश के बारे में पृथ्वीराज राठौड़ की जो दो लाइनें हैं, माई एड़ा पूत जन जैसा राणा प्रताप अकबर सुतो ओज के जाना सिराने सांप, यानी महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, इतने बड़े बड़े इस राजवंश के अंदर वीर हुए और इस राजवंश को भारत के हिंदुआ सूरज कहा जाता है। अनेक राजवंशों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और आसानी से अपने धन वैभव को नहीं खोने के डर से उन्होंने अधीनता को आराम से स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी राजवंश के अंदर महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए जो जंगलों के अंदर भटकते रहे। और कन्हैयालाल सेठ है कि जो उस पातल पीतल को अगर सुनते हैं तो हमारा महाराणा प्रताप का जीवन सामने जीवंत प्रतीत होता है। उसके अंदर ये कहा गया है, अरे घासरी रोटी ने जद बिन बलावर ले भाग्यो, अरे घासरी रोटी ने जद बिन बलावर ले भाग्यो, नन हो सो अमरियो चिक पड़ियो राणा रो सोयो दुख जागियो, नन हो सो अमरियो चिक पड़ियो राणा रो सोयो दुख जागियो। फिर राणा कहते हैं कि मैं लड़ियो गणो हूं सयो गणो, मैं लड़ियो गणो हूं सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं लड़ियो गणो हूं सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, हूं पाछ नहीं राखी रण में, हूं पाछ नहीं राखी रण में, बैरियारो खून बहावण में, हूं पाछ नहीं राखी रण में, बैरियारो खून बहावण में। जद याद करूं हल्दी घाटी, जद याद करूं हल्दी घाटी, आंखों में रगत उतर जावे, जद याद करूं हल्दी घाटी, आंखों में रगत उतर जावे, सुख दुख रो साथी चेत करो, सुख दुख रो साथी चेत करो, सूती सी हुक जगा जावे, सुख दुख रो साथी चेत करो, सूती सी हुक जगा जावे। पण आज बिलखता देखूं हूं जद राज कंवर ने रोटी ने, पण आज बिलखता देखूं हूं जद राज कंवर ने रोटी ने, हूं शास्त्र धर्म ने भूलू हूं बोलो हिंदवान दी चोटी ने, हूं शास्त्र धर्म ने भूलू हूं बोलो हिंदवान दी चोटी ने। अब महाराणा प्रताप इसके बाद कहते हैं, मैं झुकू किया, मैं झुकू किया मन आना है कुलरा केसरिया बाणा री, मैं झुकू किया मन आना है कुलरा केसरिया बाणा री, मैं बुझू किया हूं शेष लपट आजादी रे परवाना री, मैं बुझू किया हूं शेष लपट आजादी रे परवाना री। एक ऐसा वीर जो अपने वैभव को त्याग कर न झुकने को अपने कुल वंश की मर्यादा के लिए वो जंगलों के अंदर भटकता रहा और उसके पुत्र की रोटी छीन कर भी एक बिल्ला ले गया। तो ऐसे वीर के बारे में क्या कहा जाए, ऐसे वीरों के राजवंश मेवाड़ राजवंश को भारत का हिंदुआ सूरज कहा जाता है। और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश गुवादित्य ने 567 के अंदर इसकी स्थापना की और वहां से लेकर आजादी तक जो राजवंश ने कायम किया वो राजवंश मेवाड़ राजवंश। तो मेवाड़ राजवंश से पहले इसकी उत्पत्ति मेवाड़ गुहिलों की किस प्रकार से हुई हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है, लेकिन हम संक्षेप में जान लेते हैं। अबुल फजल ने यह कहा है कि नौरे शाह की संतान है, तो ये अबुल फजल एक मुस्लिम था तो उसने बोला है कि नौरे शाह की संतान है। उसके पश्चात जो गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ने इसे नागर ब्राह्मणों के वंशज बताया है। गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ने नागर ब्राह्मणों के वंशज बताया है। जैन ग्रंथों के अंदर इनको वल्लभी गुजरात के शिलादित्य का वंशज बताया गया है कि उन्हीं का पुत्र गुवादित्य जो यहाँ आया था तो उसके अंदर शिलादित्य का पुत्र बताया गया है। श्यामल दास ने इसकी 36 शाखाओं का वर्णन किया है और कर्नल टोड और मोनोथ नैन्सी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। गुहिल केवल यही नहीं थे, उनकी अनेक शाखाएं थी ऐसा बताते हैं। अब गुहिल राजवंश का जो प्रमाणिक हमारे पास साक्ष्य होता है, कहा जाता है 566 ईस्वी के अंदर गुवादित्य ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन पौराणिक तथ्यों के अभाव में कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित है। तो सबसे पहले आज हम गुहिल राजवंश कहां से शुरू होता है उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ जो रियासत है वो जब देश के अंदर महाजनपद काल था, देश 16 महाजनपदों के अंदर विभक्त था संपूर्ण देश, उस समय ये जो मेवाड़ी भाग था ये सिवी जनपद कहलाता था। और सिवी जनपद, इस सिवी जनपद की राजधानी थी आज जो नगरी है उससे उस समय मध्यमिका कहा जाता था। तो उस समय ये पूरा मेवाड़ भाग सिवी था और इसकी राजधानी मध्यमिका जिसे आज नगरी कहा जाता है था।
उसके बाद में यहाँ मेव जाति जो है, मेव जाति का मलेच्छों से संघर्ष हुआ और मलेच्छों से संघर्ष, निरंतर संघर्ष चलता रहा और इसके बाद में इसका नाम मेदपाट, प्रागवाट और अभ्रंश होते होते धीरे धीरे मेवाड़ हो गया। और जब मेवाड़ की राजधानी उदयपुर बनी तो उदयपुरी धीरे धीरे राज्य बन गया। तो ये तो हुआ सिवी जनपद से लेकर किस प्रकार का उदयपुर राज्य कैसे बना। अब कुहिल राजवंश का इतिहास शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक देवादित्य नाम का ब्राह्मण था, उसकी एक पुत्री सुबाका थी। सुबाका शादी के तुरंत बाद विधवा हो गई और सुबाका ने उससे पहले अपने एक गुरु से बीज मंत्र सीखा था और जब उसने एक बार बीज मंत्र का जाप किया तो वह गर्भवती हो गई और उसके पिता देवादित्य ने अपने लोक लज्जा के डर से अपने पुत्री को वल्लभी गुजरात भेज दिया। वल्लभी गुजरात के अंदर जब उसे पुत्र हुआ तो पुत्र होने के बाद में वो पुत्र बच्चों के साथ खेलता और बाहर जाता तो उसे बच्चे उसके पिता का नाम पूछते, उसके पास पिता का नाम नहीं था। ये सारे बात आकर उसने माँ को बताई और माँ पर वो बहुत क्रोधित हुआ और इस पर सूर्य देवता कहते हैं प्रकट होते हैं और उस बालक के हाथ में एक पत्थर देते हैं और उसे कहते हैं कि इस पत्थर से तुम जिस भी वस्तु को छुओगे, जिस व्यक्ति को छुओगे वो वहीं गिर जाएगा। तो उस पत्थर के आधार पर ही वो बच्चा जो है वल्लभी के राजा को पराजित करके वल्लभी का शासक बन जाता है और उसका नाम कहलाता है शिलादित्य। उसका नाम शिलादित्य कहलाता है। शिल अर्थात पत्र और आदित्य यानी सूर्य, तो शील आदित्य उसका नाम कहलाता है शिलादित्य, वो नाम से विख्यात होता है। इस शिलादित्य की अनेक रानियां थी और इस शिलादित्य का मलेच्छों से निरंतर संघर्ष होता है और मलेच्छों से संघर्ष में शिलादित्य जो है वीर गति को प्राप्त होता है। इसके साथ में इसकी सभी रानियां सती हो जाती है। एक रानी इसकी पुष्यवती जो है वो अपने पुत्र की कामना के लिए अंबा माता के मंदिर राजस्थान आती है और जब उसे ये समाचार मिलते हैं तो वह अपनी दासियों के साथ में उस स्थान की ओर चल पड़ती है। लेकिन मार्ग में वो एक गुफा के अंदर एक पुत्र को जन्म देती है और उसके पश्चात इसके बारे में दो बातें कही जाती है कि वो पास में वडनगर गांव से एक कमलावती नामक पुरोहित ब्राह्मणी को बुलाती है और उससे अपने पुत्र को सौंपती है और जब उस पुत्र को सौंपती है तो वो जो पुत्र है उसका नाम कमलावती, गुफा में पहले गुफा को गु कहा जाता था तो वो उसका नाम गुहा रखती है और यह गुहा आगे जाके गुहादित्य बन जाता है। कमलावती उसका लालन पालन करती है और जब गुहादित्य जो है वो भीलों के साथ में हमेशा खेलता है तो एक भीलों का गांव होता है ऊंदरी गांव के अंदर एक बार भील बालक और गुहादित्य सब खेल रहे होते हैं तो उस समय भील एक खेल खेलते, उसमें एक भील बालक अपने अंगूठा जो है उसको काटकर गुहादित्य का राज तिलक कर देता है, उसको राजा बना देता है। जब यह घटना एक भीलों के वृद्ध राजा मांडलिक सुनते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और वह जो इधर राज्य होता है वो गुहादित्य को सौंप देते हैं। इस प्रकार 566 ईस्वी के अंदर गुहादित्य ने यहाँ पर राजवंश की स्थापना की। नागदा के आसपास का क्षेत्र होता है। अब ये हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि कुहिल राजवंश का आदि पुरुष कौन था, तो गुहादित्य था और कुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो भी गुहादित्य था। आदि पुरुष और संस्थापक गुहादित्य था। इन्होंने 566 ईस्वी के अंदर इस वंश की नींव रखी थी। और अगर यह पूछा जाए कि गुहिल वंश की जानकारी हमें किस अभिलेख से सर्वाधिक मिलती है, तो 1273 के चिरवा अभिलेख से हमें इसके गुहिल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में क्या होता है, इसका आसपास का क्षेत्र नागदा होता है और इसी गुहादित्य का आगे जाके एक 8वीं पीढ़ी के अंदर एक वंशज होता है नागादित्य। नागादित्य भीलों के साथ में बुरा व्यवहार करता है, जिसके चलते नागादित्य जब एक बार शिकार खेलने जाता है तो भील इसे घेर कर मार देते हैं और ईडर पर अधिकार कर देते हैं। भील इसे घेर कर मारते हैं, ईडर पर अधिकार कर देते हैं और जब भील ईडर पर अधिकार करते हैं तो भील इसके पश्चात नागादित्य की पत्नी अपने छोटे पुत्र को चिंता को लेकर व्यथित होती है और उसका नाम बप्पा, जिसे आगे बप्पा रावल कहते हैं, इसके नाम के बारे में अलग अलग विवाद है। लेकिन नागादित्य का पुत्र जो बप्पा होता है, नागादित्य की पत्नी अपने पुत्र की चिंता के लिए उसे कमलावती जिसने गुहादित्य का लालन पालन किया था, उसी के वंशजों को, पुरोहितों को जो है वो बप्पा को सौंप देती है। और ये नागदा के आसपास जो है बप्पा, वहां पुरोहित ब्राह्मण है, उनके पास में रहता है और उनकी कहते हैं गाया चराया करता है। वो हमेशा सुबह गायों को लेके जाता है और गायों को चरवा के शाम को वापस लेके आता है।
एक बार एक गाय जो है वो दूध कम देती है, तो उनको लगता है कि जैसे बप्पा रावल ने इससे दूध निकाल लिया होगा बीच में, लेकिन बप्पा रावल को जब इस बात का पता चलता है तो वह इस बात की पड़ताल करने के लिए एक गाय के पीछे पीछे जाता है। जब वह देखता है कि एक गाय जो है गुफा के अंदर जाती है और गुफा के अंदर एक शिवलिंग के ऊपर जाके अपना दूध से अभिषेक करती है। एक छोटा शिवलिंग बना होता है और उसी के पास में एक ऋषि जो है शयन मुद्रा के अंदर सोए होते हैं। जब बप्पा वहां पहुंचता है तो वहां उनकी शयन मुद्रा शयन से वो जाग जाते हैं और उसके पश्चात कहते हैं कि बप्पा रावल उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं और वह गुरु होते हैं हरित ऋषि। हरित ऋषि राजस्थान के पाशुपत संप्रदाय के गुरु थे और हमें याद रखना है हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के गुरु थे। ये हरित ऋषि जो है वो राठासन देवी की उपासना करते हैं। एग्जाम में अनेक देवियों के क्वेश्चन आपने बुकों में देखे होंगे, लेकिन जो इंटीरियर क्वेश्चन है राठासन देवी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो राठासन देवी की हरित ऋषि उपासना किया करते थे और इन्होंने 12 वर्ष तक राठासन देवी की उपासना की। इसके पश्चात में और बप्पा रावल ने भी हरित ऋषि का शिष्य बन जाता है और उसकी सेवा में लगा रहता है। बप्पा रावल जो है उसकी सेवा में लगा रहता है। इसके बाद में क्या होता है, जब हरित ऋषि स्वर्ग को जा रहे होते हैं तो उस समय वो राठासन देवी से उपासना करके उससे कहते हैं कि हे देवी, मैंने तेरी 12 वर्ष तक तपस्या की है, इसके बदले मैं तुझसे एक वर मांगना चाहता हूं। तो राठासन देवी प्रसन्न होकर कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हरित ऋषि कहता है कि इस बालक को इसका राज्य दे दिया जाए। तो राठासन देवी कहती है कि राज्य तो स्वयं भगवान महादेवी दे सकते हैं। तो इसके पश्चात हरित ऋषि महादेवी की आराधना करते हैं और महादेव जी प्रकट होते हैं और उसे मेवाड़ राज्य देने का आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात ये कहा जाता है कि जब हरित ऋषि स्वर्ग सिधार रहे होते हैं तो बप्पा रावल को याद करते हैं, लेकिन बप्पा रावल को आने में कुछ विलंब हो जाता है और हरित ऋषि जब ऊपर की ओर स्वर्ग की ओर जा रहे होते हैं तो उससे पहले बप्पा जब पहुंचते हैं तो बप्पा अपने शरीर को कई गुना बढ़ा देता है और हरित ऋषि बप्पा को एक स्थान से 15 करोड़, कहीं की 50 करोड़ मुद्रा लिखा हुआ है, उस स्थान से लेकर चित्तौड़ के मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार बप्पा को मेवाड़ का राज्य मिल जाता है और साथ में चित्तौड़ जो है इस प्रकार बप्पा को चित्तौड़ प्राप्ति का आशीर्वाद मिल जाता है। हरित ऋषि जो है जब स्वर्ग सिधार रहे होते हैं तो हरित ऋषि उसके मुंह में पिक थूकना चाहते हैं, लेकिन बप्पा वहां से मुंह को हटा लेता है। इसके कारण से वो पिक जो है वो बप्पा के पैर पर गिर जाता है। हरित ऋषि कहते हैं कि तूने ये क्या किया, अगर तू इसे मुंह में ले लेता तो हमेशा के लिए अमर हो जाता, लेकिन चूंकि तेरे पांव पे पड़ा है तो मेवाड़ राज्य तेरे हाथ से कभी नहीं जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये तो हुई किंवदंती की बात जो हमने फैक्ट जाना है। अब बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। ये बप्पा रावल है, इसको काल भोज भी कहा जाता है। अलग अलग प्रशस्तियों के अंदर, जैसे रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल को काल भोज अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि बप्पा रावल क्या करता है। इसके गुरु हरित ऋषि होते हैं जो कि पाशुपत शैव धर्म के होते हैं, राठासन देवी की उपासना करते हैं। अब हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल जो होता है वो 734 ईस्वी के अंदर मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना करता है। चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना करता है और आपको याद रखना है कि उस समय प्रारंभिक राजधानी होती है नागदा। चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना करता है और इसकी राजधानी नागदा थी। इसके अलावा यहाँ एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाता है कैलाशपुरी के अंदर। उसी गुफा के अंदर जो छोटा सा शिवलिंग था वहां पे एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाता है और इन्हें वास्तविक शासक मानता है, स्वयं दीवान रहकर कार्य करता है। तो मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को वास्तविक शासक मानते हैं, स्वयं दीवान बनकर कार्य करते हैं और जब भी मेवाड़ के महाराणा राज्य से बाहर जाते हैं एकलिंग जी का आशीर्वाद आज्ञा प्राप्त करके जाते हैं। इसे आस का लेना कहा जाता है। अब काल भोज जो था उसको मेवाड़ बप्पा रावल को कहते हैं, बप्पा इसकी उपाधि थी और रावल जो है कहते हैं रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर जो शहर रावलपिंडी है वो इसी बप्पा रावल के नाम पर बसा हुआ है। बप्पा रावल जो है उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और गुहिल राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक कहा जाता है। तो गुहिल राजवंश का संस्थापक आदि पुरुष गुहादित्य, लेकिन वास्तविक संस्थापक और प्रथम प्रतापी शासक कहा जाए तो वो था बप्पा रावल।
अब बप्पा रावल की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी और मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। यह प्रश्न एग्जाम के अंदर आ चुका है। मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाए थे, बप्पा रावल ने चलाए थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी नागदा थी और नागदा के आसपास क्षेत्र रहा और बप्पा रावल की मृत्यु नागदा के अंदर हुई जहां उनकी समाधि बनी हुई है। लेकिन कर्नल टॉड ये कहते हैं कि इसकी मृत्यु खुरासान में हुई थी। टॉड ये कहते हैं कि इसकी मृत्यु खुरासान में हुई थी। अब बप्पा रावल के बाद में अनेक अलग अलग जनश्रुति प्रचलित है, जैसे वो एक ही झटके के अंदर देवी के आगे 2 भैंसों की बलि दिया करता था, वो 4 बकरों का भोजन एक साथ करता था, वो 35 हाथ की धोती पहनता था। उसने अपने वृद्धकाल के अंदर खुरासान को जीता था 35 मुगल राजकुमारियों के साथ में उसने विवाह किया था। नागाभट्ट प्रथम के साथ मिलकर उसने खुरासान को जीता था। तो बप्पा रावल के बारे में ये अलग अलग जनश्रुति प्रचलित है। इसके बाद में देखते हैं बप्पा रावल की मृत्यु नागदा के अंदर हुई थी और आम्रकवि के एकलिंग प्रशस्ति जो है उसके अनुसार यह भी कहा जाता है कि बप्पा रावल जो है उन्होंने संन्यास लिया था। खैर जो फैक्ट है वो मैंने बोर्ड पे सारे लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद में बप्पा रावल के बाद में उसके उत्तराधिकारी होते भोज, मेंद्र और नाग। भोज एक शांति प्रिय प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसके काल में राज्य में काफी शांति थी। इसके बाद में आया मेंद्र। मेंद्र के समय भीलों ने पुनः अधिकार कर लिया। भीलों ने इस समय पुनः अधिकार कर लिया और फिर बाद में जो नाग था, नाग के पास में केवल नागदा का ही क्षेत्र रहा। ऐसा कहा जाता है नागदा इसी के नाम पर पड़ा है, लेकिन इसके बारे में अलग अलग मत हैं। तो नाग के पास में केवल नागदा के क्षेत्र ही बचा रहा। इसके बाद में आया शिलादित्य। शिलादित्य जो है इसके संबंध में शामोली भूमर तहसील, ये शामोली जो है वो भूमर तहसील के अंदर शामोली गांव है। भूमर तहसील के अंदर शामोली गांव के अंदर शिलालेख मिला है। इसमें शिलादित्य के संबंध में जानकारी है। यह शिलालेख 646 ईस्वी का मिला है और इसमें यह बताया गया है कि बिलों को हराकर शिलादित्य ने पुनः यहां पर अधिकार किया था और शिलादित्य ने पुनः अधिकार किया। इसके पुत्र अपराजित जो था उसने भी पिता की प्रतिष्ठा को कायम किया और साम्राज्य का पुनः प्रतिष्ठा कायम की। इसके बाद में आया महेंद्र द्वितीय, अपराजित का पुत्र, और महेंद्र द्वितीय का पुत्र था कालभोज। अब रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग बताए गए हैं कि कालभोज जो था वो शिलादित्य का परपुत्र और अपराजित का पुत्र महेंद्र द्वितीय का पुत्र था, जबकि बप्पा रावल अलग व्यक्ति था। लेकिन बप्पा रावल और कालभोज को एक ही व्यक्ति माना जाता है कई शिलालेख के अंदर। अब देखिए इसके अंदर कि बप्पा रावल जो है उससे संबंधित जो शिलालेख है वो 734 ईस्वी के अंदर की जानकारी देते हैं। 734 ईस्वी के संबंध की जानकारी बप्पा रावल से संबंधित शिलालेख देते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि 646 ईस्वी का शिलालेख शिलादित्य के समय का मिला है। तो जब 646 ईस्वी में शामोली का शिलालेख था तो बप्पा रावल का 734 ईस्वी का जो जानकारी है उससे पहले की कैसे हो सकती है? तो प्रमाण जो है वो कई बार ये साबित करते हैं कि बप्पा रावल कालभोज जो था एक ही व्यक्ति था। इसके हालांकि हमें केवल ये याद रखना है किस प्रशस्ति के अंदर एक बताया गया है और किस प्रशस्ति के अंदर अलग अलग बताया गया है। इस कालभोज के आगे वंश होता है भ्रतभट। भ्रतभट क्या करता है? 400 के अंदर गुहिल वंश की स्थापना करता है। इसके बीच के राजा इतने महत्वपूर्ण नहीं है, केवल भ्रतभट जो है वो 400 में गुहिल वंश की स्थापना करता है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में महत्वपूर्ण शासक होता है अल्टट। अल्टट ने मेवाड़ के अंदर पहली बार नौकरशाही की स्थापना की। यह सवाल एग्जाम में आ चुका है, किस शासक ने मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की थी? तो अल्टट ने मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की थी और अल्टट ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। आहड़ को अल्टट ने दूसरी राजधानी बनाया था। आहड़ उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। बाहर से देश विदेश से लोग यहाँ पे व्यापार करने आते थे तो यहाँ पे कर से प्राप्ति होती थी और राजस्व की वृद्धि होती थी। इसने यहाँ पे वराहमिहिर मंदिर का निर्माण करवाया था जहाँ पर दान भी अधिक आता था, तो आज उसमें व्यापारिक केंद्र बना हुआ था। इसने हरिया देवी से विवाह किया था और राष्ट्रकूट की से सहायता मिल गई थी। हुनों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, उसके बाद राष्ट्रकूटों की जब इसको सहायता मिल गई, हुनों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह के पश्चात राष्ट्रकूटों की सहायता मिलने के बाद में इसने परमार शासक देवपाल को पराजित किया। अब परमार शासक देवपाल को पराजित किया तो ये गुहिल और परमाणु की जंग यहाँ से
वापस शुरू हो जाती है। अब इसके बाद में आगे कालांतर के अंदर शासक बनता है नरवाहन और फिर बनता है शालिवाहन। ये शासक जानकारी के लिए याद रखने में केवल नरवाहन और शालिवाहन के बाद बनता है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार इसलिए महत्वपूर्ण, शक्ति कुमार के समय मेवाड़ शक्ति का ह्रास हुआ और इसी के समय जो देवपाल के वंशज थे उसने यहाँ पर परमार राजा भोज ने शक्ति कुमार को पराजित किया और मेवाड़ के अंदर परमार शासन को स्थापित किया और राजा भोज ने एक भोज तालाब बनाया और इसी राजा भोज के आगामी वंशज मुंज ने, राजा मुंज जो था उसने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर को मोक्कल और शंभुश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जिसकी जानकारी हमें हस्तिकुंडी शिलालेख 996 ईस्वी से मिलती है। और इसके बाद में आगे कालांतर के अंदर जब यह अंबा प्रसाद शासक बनता है परमाणु के बाद में पुनः अंबा प्रसाद यह शासक बन जाता है। मेवाड़ का गुइल शासक जो होता है वो एक कमजोर शासक होता है और वाघपति चौहान वंश का शासक वाघपति चौहान जो है उसको पराजित करता है और उसके बाद बिसल देव का यहाँ शासन, विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव का यहाँ शासन होता है और उसके मृत्यु के पश्चात पुनः गुइलों के अधीन यह शासन हो जाता है। और अगले चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे किस प्रकार गुइल शासन जो था वो दो शाखाओं के अंदर बट गया। अब बात कर लेते हैं कि गुइलों को भारत का हिंदुआ सूरज कहा जाता है। प्राचीनतम राजवंश, सबसे लंबे समय तक चलना जाने वाला राजवंश है और इनकी कुल देवी है बाण माता और कुल देवता है एकलिंग जी। तो कुल देवी है बाण माता और कुल देवता है एकलिंग जी और इनका राज्य चिन्ह है उसमें एक तरफ राणा प्रताप और पुंजा भील का चिन्ह है और इसके अतिरिक्त एक पंक्ति लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को ती राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को ती ही राखे करतार। तो यह मेवाड़ राजवंश के अंदर हमारा भाग 1 था। अगले भाग के अंदर बात करेंगे कि वापस जब इनके हाथ में शासन आता है उसके पश्चात रणन सिंह के 2 पुत्र होते हैं, उसके उन पुत्रों के तहत यह शासन 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है, रावल शाखा और राणा शाखा। तो मेवाड़ के भाग 2 के अंदर हम बात करेंगे इसके आगे की। नमस्कार।